हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में देखते हुए आ रहे हैं कि सीजी टेट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे और जो सब्जेक्ट है हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती आने वाला है जिसकी घोषणा हो चुकी है उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। तो हम लोग इसी सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं आज का एक वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि 2017, जी हाँ, सीजी टेट 2017 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा, क्या उसके आंसर्स होंगे, हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा वो चीज़ों को कवर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, दूसरा चीज़ आपको हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपकी कोई तैयारी नहीं भी हुई होगी तो ये 30 प्रश्न, इसका मतलब आपके लगभग 30 अलग अलग टॉपिक यहाँ पर पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसमें मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि हर पेपर में 30 प्रश्न होते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहार में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा की न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपने किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से नहीं सोच पाते, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने के प्रवृत्त होते हैं। तो देखिए, किशोर कहने का मतलब क्या है, किशोरावस्था, जिसे जो टीनेज भी कहा जाता है। तो इस समय पर क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें तर्क करने की जो शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही समस्याग्रस्त वाला ये एज ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है बहुत ही ज़्यादा और संवेगात्मक रूप से यानी इमोशनल भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो इस समय पर वो ठीक तरीके से तर्क नहीं कर पाता किशोर जो, और जब वो जोखिम लेने की बात आए तो जोखिम लेना जो है वो उसको मतलब तार्किक रूप से नहीं सोच पाता कि इसका जोखिम लेना भी चाहिए या नहीं भी लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से किशोर नहीं सोच पाता। तो ये है ऑप्शन सी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दे, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि कर दे, कठोर अनुशासन का पालन करे या सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराए। तो वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, तो पहले तो ये समझिए। वैयक्तिक विभिन्नता कहने का मतलब है कि हर जो बच्चा होता है उसमें कोई ना कोई क्या होते हैं, डिफरेंसेस, मतलब अलग अलग विभिन्नताएं होती है। कोई बच्चा जो है खेल में बहुत अच्छा होगा, तो कोई बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत जल्दी समझ जाएगा, कोई थोड़ा सा लेट में समझेगा, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसे आप जो हैं कितना भी आप समझाने की कोशिश करें वो उस चीज़ों को ना समझ पाए। तो ये क्या होता है, हर बच्चे में अलग अलग एक क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि अगर वैयक्तिक भिन्नता है तो क्या होगा, शिक्षक मतलब आप अगर एक शिक्षक बन जाएंगे तो क्या करेंगे उसके लिए। तो देखिए, एक समान गति पर जोर देंगे तो एक ही टाइप के बच्चे लोग इसे सीख पाएंगे, तो ये तो नहीं होगा, है ना। परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करके, तो वृद्धि कितना भी आप परीक्षा लेते रहें लेकिन बच्चा अगर सीख ही नहीं पाएगा तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, तो ये भी गलत। कठोर अनुशासन का पालन करना, अनुशासन सही चीज़ है, कठोर अनुशासन भी एक हद तक सही चीज़ है, लेकिन जब बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, जब वो चीज़ अपनी विभिन्नता के कारण वो सीख नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर अनुशासन का पालन करवाना भी वहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो है उनको अनुशासित नहीं करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को सिखाना। हमारा मुख्य उद्देश्य, एक टीचर का उद्देश्य होता है बच्चों को सही तरीके से सिखा देना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कि सीखने के विविध अनुभव का उपलब्ध कराए जाए, है ना। कि कभी कभी खेल में सिखाया जाए, कभी वीडियो के थ्रू सिखाया जाए, कभी उन्हें घुमाने ले जाया जाए, तो उससे क्या होगा, वो खुद ब खुद वो सीखते हुए जाएंगे। तो
और जो अलग अलग जो टाइप के जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सीख जाएंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, और ये प्रश्न क्या कहता है देखिए कि जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है विविच्छिन्नता या विच्छिन्नता, जिसे अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसको डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है, निरंतरता कंटिन्यूटी। फिर है तीसरा ऑप्शन है विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, और लास्ट ऑप्शन है कि कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। ठीक है, तो देखिए जब विकास का अगर चरण की बात करें, जब पेड़ के चरण की बात करें, तो पीपल का पौधा जो है वो किसको, कौन से विकास के कौन से नियम को फॉलो करता है? तो अगर हम देखें इसमें तो वो जो है ऑप्शन सी विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों को क्या करता है, ये फॉलो करता है। ठीक है, कभी कभी वो जो है उसका विकास थोड़ा रुक जाता है और कभी वो जो है अचानक से उसकी हाइट या फिर उसका जो ग्रोथ है वो जो बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न जो कि है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं? पहला ऑप्शन दिया है मात्रा, दूसरा है मात्रा एवं अंक, तीसरा है अंक, और चौथा ऑप्शन है मात्रा, अंक व क्षेत्र, मतलब सभी के बारे में हम बात किया गया है। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था कहने का मतलब क्या होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर 12 साल की उम्र के बीच। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो लोग जो है मात्रा को भी समझने लग जाते हैं, अंक को भी समझने लग जाते हैं, साथ ही साथ क्षेत्र की जो बात है वो भी क्या है, धीरे धीरे वो समझ जाते। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न 5 अगर आप देखें तो क्या दिया गया है कि किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। इसका मतलब है कि किसी संस्था का जो पाठ्यक्रम होगा या इसे ही जो बोला जाता है करिकुलम, उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया या संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। तो देखिए पाठ्यक्रम कहने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर या फिर एक जो बोलना चाहिए एक पूरा का पूरा सिलेबस टाइप का, कि जिसको अगर फॉलो किया जाए तो फॉलो करके क्या कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, एक लेवल अप कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये क्यों होगा? तो देखिए पाठ्यक्रम संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम मतलब वो पूरे साल भर के लिए, पूरे वर्ष भर के लिए संस्था का कार्यक्रम डिसाइड कर दिया गया कि भाई संस्था 1 जुलाई मान लीजिए 1 जुलाई को वो संस्था ओपन होता है, कुछ दिनों बाद जो है 15 अगस्त को क्या होगा, फिर उसके बाद रक्षाबंधन के समय पे क्या वहाँ पे छुट्टियाँ होंगी, मतलब छुट्टियों का पूरा वर्णन, पढ़ाई का पूरा वर्णन कि भाई क्या क्या चैप्टर कब होगा, कब त्रैमासिक एग्जाम होगा, कब मासिक टेस्ट होगा, कब अर्धवार्षिक होगा, कब वार्षिक होगा, कब मॉडल टेस्ट होगा, कब जो है स्कूल में भ्रमण पे ले जाया जाए। ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम क्या कहलाएगा, संस्था के लिए पाठ्यक्रम कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस आंसर को याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 क्या कहता है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन ए है उद्दीपन अनुक्रिया, जिसे एस और आर भी कहा जाता है, बी अनुक्रिया या उद्दीपन आर व एस, सी दोनों की बात की जा रही है, और डी जो है उद्दीपन अनुक्रिया या पुनर्बलन। तो इसे थोड़ा सा अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आर का कहने का मतलब रिस्पॉन्स और एस का कहने का मतलब स्टिमुलस। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब देखिए सक्रिय अनुबंध सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं और अगर उस काम को करने के बाद हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो हम उस काम को क्या है और भी ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में अगर मैं लिखूं कि हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य से हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है,
तो हम लोग उस कार्य को क्या है और भी करना चाहते हैं, और काम करना चाहते हैं उसको, कि भाई चलो इसको और करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई कार्य करते हैं और उससे कोई भी आनंद हमें प्राप्त नहीं होता तो हम लोग वहीं पर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, ठीक, और उसके बाद हमें क्या हो रहा है, आनंद हो रहा है। मतलब हमारे अंदर बाद में क्या हो रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, पहले क्या हो रहा है, कार्य। तो इसलिए अगर हम इन ऑप्शन में देखें तो सही आंसर इसका क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, कि पहले क्या हो रहा है, आर, इट मीन्स रिस्पॉन्स पहले हो रहा है और जो हमारे अंदर जो भाव आ रहा है, ठीक है, आनंद का भाव, वो जो क्या उद्दीपन क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस परिभाषा को भी याद रखिएगा और इस जो मैंने बताया आपको अनुक्रिया और उद्दीपन, इसे भी क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और वो है प्रश्न 7, जिसमें दिया हुआ है, देखिए कि किशोर अवस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से, एकदम बेस्ट जो फॉर्म है, किस शब्द से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या क्या शब्द दिया, विकास, परिवर्तन, समायोजन या अस्थिरता, ठीक है। तो देखिए किशोर अवस्था कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति, मतलब एक उम्र का ऐसा पड़ाव जो सबसे तेज गति से उस समय क्या होता है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, साथ ही साथ संवेगात्मक, इसका मतलब है इमोशनल तरीके से भी जो बहुत जल्दी से परिवर्तन होता है। तो उस समय जो है बहुत ही उथल पुथल का भी काल कहा जाता है उसे। स्टैनली हॉल ने ही ये कहा है, ठीक है, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल। तो उन्होंने ही कहा है कि जो किशोर अवस्था का काल होता है वो जो बहुत ही उथल पुथल का काल होता है। तो अगर हम इन ऑप्शन में से देखें तो सबसे सटीक जो आंसर फिट बैठता है वो है ऑप्शन बी, परिवर्तन, कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो कौन से काल में होता है, किशोर अवस्था में। तो ये है ऑप्शन बी। इसके बाद है प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को समझाया या सुझाया गया है। ऑप्शन है कक्षा X, इसका मतलब है कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, कि परीक्षा ऐच्छिक की जाए, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक किया जाए, कक्षा 5 की परीक्षा बोर्ड परीक्षा हो, या कक्षा 10 तक कोई भी परीक्षा ना हो। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसे NCF, ठीक है, भी कहा जाता है, और ये 2005 में, ठीक है, ये आया था। तो इसमें क्या क्या इसमें बातें कही गई है। इसमें बात कहा गया है कि कक्षा 10वीं की जो पेपर होगा ना, मतलब जो बोर्ड होगा, उसे ऐच्छिक किया जाए। ऐच्छिक किया जाए मतलब वो प्रेशर मत पड़े बच्चों के ऊपर, क्योंकि कई जो बच्चे होते हैं वो उस प्रेशर की वजह से जो है अपना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर जो मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस करने लग जाते हैं। तो इसलिए इनका पहला सुझाव था कि 10वीं की जो परीक्षा उसे ऐच्छिक किया जाए। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो इसमें सुझाव दिया गया था वो ये है कि ओपन बुक क्या किया जाए, कि ओपन बुक पेपर लिया जाए, जिससे क्या होगा कि बच्चों को जो सोचने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को बुक पकड़ा देंगे और बोलेंगे कि ये क्वेश्चन है, इसे खोज कर निकालिए, तो उसे एक लिमिटेड टाइम में क्या करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, उसे खोज कर लाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उसके सोच का विकास होगा। और इसमें एक और बात कहा गया था इस 2005 वाले में, कि शिक्षक की जो भूमिका होगी वो शिक्षक की भूमिका सहायक के रूप में होगी, कि बच्चों को जो है एक सहायक के रूप में क्या करना है, सिखाना है, उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, ताकि बच्चे जो खुद से क्या कर सके, सीख सके। तो ये जो थे कुछ इसके प्रावधान थे, यानी कि कुछ इनके सुझाव दिए गए थे। चलिए, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इस हिसाब से, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी मैंने जो 2 पॉइंट आपको बताए वो याद रखिएगा, उसे चाहे तो ये पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला जो प्रश्न है यहां पर लिखा हुआ है कि MRI, यहां पे MRI बाद में लिखा गया है। MRI एक क्या है, मतलब क्या प्रक्रिया है, तंत्रिका प्रतिबिंब है, या जो है पैथोलॉजी या सोनोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है, या एक्स किरणों के लिए उपयोग किया, एक्स किरण है ये।
तो देखिए एमआरआई क्या होता है, तो एमआरआई जो होता है एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, जो मस्तिष्क का कि मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कैसे स्थिति है उसकी, क्या उसमें कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा है, अगर ये सारी चीज़ों का पूरा एक एनालिसिस करना है तो किसके माध्यम से किया जाता है, एमआरआई के माध्यम से किया जाता है। मस्तिष्क का संबंध यानी तंत्रिका तंत्र का संबंध है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ए, कि तंत्रिका प्रतिबिंब के रूप में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न जो कि है 10, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, तीसरा है दूसरों पर निर्भरता या रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो देखिए जब बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं दिखती है, जैसे कि क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, हर नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। जब आप भी छोटे रहे होंगे आपको याद होगा, आप शुरुआत में आप में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी, जैसे स्कूल में एडमिशन जब होता था तो खुद से हम जो है कि नए बैग आएगा, नया कॉपी आएगा, तो एक नया उत्साह के साथ क्या करते थे, हम जो है स्कूल ज्वाइन करते थे या किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते थे। तो उस समय जो है हम जो है आत्मनिर्भरता की भावना हमारे अंदर ज़्यादा थी कि भाई हम जो किस लिए आए कि आत्मनिर्भर रूप से हम अपने आप को आत्मनिर्भर बने। तो ये हमारी जो भावना जो है कब होती है, सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में होती है। हम जो है दूसरों पर डिपेंड नहीं होना। आप किसी बच्चे को कुछ करके दो ना, वो बच्चा आपको मना कर देगा, बोलेगा मैं खुद से करने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए जो है इसकी प्रमुख विशेषता में क्या नहीं होती, दूसरों पर निर्भरता। ये ऑप्शन को आप याद रखिएगा। अब है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है क्रियात्मक विकास का मस्तकाधुमकी नियम विकास को बताता है। ठीक है, तो क्या बताता है, तो देखिए ये जो है ये नियम क्या बताता है कि जो मस्तिष्क यानी कि सिर से पैर के अंगूठे तक, इसका मतलब ये है कि इस नियम के हिसाब से है कि बच्चे का जो विकास होता है सबसे पहले सिर में होता है। सिर में मतलब वो सबसे पहले सिर को संभालना सीखता है। जब आप खुद भी आप देखे होंगे बच्चों को, तो वो सबसे पहले सिर को संभालना सीखता है। जब वो सिर को संभालना सीख जाता है फिर वो धीरे धीरे जो है पैर तक वो जाता है। पैर तक मतलब बाद में वो खड़े होना सीखता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा, पहले वो सिर संभालना सीखता है, फिर वो जो बाद में जाकर क्या होता है, पैरों को संभालना यानी पैरों पर खड़ा होना सीखता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तक से पैर के अंगूठे तक। इसके बाद है अगला प्रश्न जो ये दिया हुआ है कि मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है। तो देखिए मंद श्रवण हानि कहने का मतलब क्या है, ये डेसिबल जो है ये जो सुनने का क्या है यूनिट है, मतलब साउंड के 26 से 40 डेसिमल के बीच अगर कोई कैंडिडेट या फिर कोई भी व्यक्ति अगर इतने 26 डेसिमल से 40 डेसिबल के बीच में अगर कोई आवाज़ है और उसको वो नहीं सुन पा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे मंद श्रवण कहा जाएगा। इसका मतलब उसमें सुनने की क्षमता कम है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक विशेषता। तो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता मतलब देखो ये कब होता है, तो ये होता है आपका जो 2 से ये जो है 7 वर्ष के बीच तक होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो बच्चा जो ये सोचता है कि जो वो सोच रहे हैं वैसे ही सभी के सभी लोग भी सोच रहे हैं, ये बच्चा सोचता है। अगर वो किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसके देखने का नज़रिया कुछ और है तो वो क्या सोचता है कि सभी लोग भी उसी तरीके से क्या है उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को, उस नज़रिए को समझ रहे हैं। तो ये जो है बच्चे का क्या होता है, नज़रिया होता है। और कौन से ईयर में होता है ये, 2 से 7 साल की उम्र में ये होता है। और इस काल में क्या होता है, इस काल में जो है केंद्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा होता है बच्चों में। तो केंद्रीयता का भाव बहुत ही ज़्यादा होता है किस में, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन में। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा और वो होगा ऑप्शन ए, कि इसकी विशेषता क्या है,
केंद्रिता, मतलब वो सिर्फ अपने तक ही क्या हो पाता है, सोच पाता है, वो जो बाहर की चीज़ों को वो सोच नहीं पाता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर मैं इसे सरल शब्दों में मैं बोलूं तो ये सरल शब्दों में कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो जो है केवल एक स्थिति के बारे में ध्यान कर पाता है, वो जो है दूसरे तरीके से सडनली वो चेंज नहीं कर पाता। जैसे आप देखिएगा कोई बच्चा होगा, अगर वो उस बच्चे को अगर वो कोई खेल रहा है, मान लीजिए वो खिलौनों से खेल रहा है और अचानक से आप उसे उठाकर वो खिलौनों के साथ खेल रहा है और आप उसे उठाकर अचानक से बेड के ऊपर रख दीजिए, तो वो बच्चा जो है थोड़ा कुछ सेकंड के लिए वो जो थोड़ा सा हड़बड़ा जाएगा कि मैं पहले तो मैं ये काम कर रहा था, मतलब खेल रहा था, मैं इसमें कैसे आ गया। सडन उनके में चेंज नहीं होता कि वो जो बिस्तर तक पहुंच गया। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो है चेंज नहीं कर पाता, अपने ऊपर ही केंद्रित रह पाता है। तो इसलिए आपको इसका सही आंसर क्या होगा, केंद्रिता। और उम्र आप याद रखिएगा 2 से 7 साल के बीच में होता है ये चीज। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता के किस दौरान दिखाई देती है। तो पियाजे कौन थे, पियाजे जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही साथ ये एक शिक्षाविद भी थे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो बच्चे का जो पूरा का पूरा विकास है उसको पूरा क्या किया, पूरा अलग अलग चरणों में बताया कि इन्होंने 4 चरण बताए कि इस हर चरण में कोई ना कोई जो परिवर्तन होता है या कैसी स्थिति होती है, उस पूरी स्थिति को उन्होंने अपने सिद्धांतों के अनुसार बताया। तो इन्हीं का जो सिद्धांत है पराधीन नैतिकता, पराधीन नैतिकता कहने का मतलब कि बच्चों को जो चीज़ हम लोग सिखा दिए वो उस चीज़ को वो जो क्या कर लेगा, मान जाएगा। तो ये स्थिति कब होती है, तो ये स्थिति जब दिखाई देती है 4 से 7 साल की उम्र के बीच, कि 4 से 7 साल की उम्र के बीच अगर आपने बच्चों को कोई बात आपने बोल दी तो वो उसी चीज़ को क्या करने लगता है, वो फॉलो करने लगता है, उस चीज़ को वो एकदम आसानी से मान जाता है। वो खुद से वो जो है विचार नहीं बना पाता, वो सामने वाले के विचार के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन चीज़ों को सच मानने लग जाता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, पराधीन नैतिकता किस दौरान दिखाई देती है, 4 से 7 साल के बीच में। इसके बाद है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है। तो देखिए कीमोथेरेपी क्या होता है, तो कैंसर जैसी जो बीमारी होती है, बड़ी बड़ी बीमारी, उनको क्योर करने के लिए, इसका मतलब है उसे ठीक करने के लिए जो थेरेपी का यूज़ किया जाता है वो होता है कीमोथेरेपी। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर वो जो मरीज है, अगर वो जब भी अस्पताल को देखता है तो उसको उल्टी आ जाती है, तो ये क्यों होता है। तो इसका जो होता है वो क्यों होता है, तो वो होता है CS के कारण। CS कहने का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक कहने का मतलब जैसे ही वो हॉस्पिटल को देखकर उल्टी आना अगर ये स्वाभाविक होता तो सबको आता, लेकिन ये अस्वाभाविक है। क्यों अस्वाभाविक है, क्योंकि उसका इलाज चल रहा है। तो वो अस्वाभाविक क्या हो रहा है, उस जैसे ही वो हॉस्पिटल को देखता है उसके में उद्दीपक आता है। क्या उद्दीपन होता है कि उससे उल्टी होने लगता है। तो यही क्या है, CS, इसको जो है हिंदी में बोला जाता है अस्वाभाविक उद्दीपक। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तो देखिए विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा के माध्यम से, या C समावेशी शिक्षा द्वारा, या ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनको सीखने की जो क्षमता है या सीखने की क्षमता आम जो बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न होता है, या तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं या फिर वो बहुत तेज गति से सीखते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं हम। और अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग स्थिति के अनुसार भी बच्चे होते हैं। कोई बहुत ही गरीब परिस्थिति का भी हो सकता है। तो ये सभी की बात की जा रही है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। लेकिन मुख्यतः कहा जा रहा है जिनको सीखने की जो समझ होती है वो सामान्य बच्चों से भिन्न होती है, उन्हें ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। तो सरकार के द्वारा जो बताया गया है वो है समावेशी शिक्षा के द्वारा जो है कहा गया है, प्रावधान किया गया है कि समावेशी शिक्षा के द्वारा इन्हें क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। इसमें क्या होगा कि जो सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या किया जाए, एक साथ उनको
शिक्षा दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि उनको जो है एक ही प्रकार के क्या हो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला 17 नंबर का प्रश्न। 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग हैं। इसका मतलब है आप संवेग, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश साइड देख सकते हैं, इमोशंस, कि द इनिशियल इमोशंस ऑफ द 3 मंथ ओल्ड स्टेज आर, कि 3 महीने के जो बच्चा होता है उसमें क्या क्या इमोशंस होते हैं। तो आपने देखा होगा कि 3 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, जब वो खुश होता है तो मुस्कुराने लग जाता है, जब वो गुस्सा होता है तो क्या है वो चिड़चिड़ाने लग जाता है, मतलब वो गुस्सा होता है रोने लगता है, चीज़ों को कभी कभी थोड़ा बहुत फेंकने लगता है, ज़्यादातर वो रोता है, ठीक है। तो और उदास हो जाता है तो क्या है, तब भी वो रोता है। यदि उसे घृणा इट मीन्स, मान लीजिए आप उसके माँ के गोद से उठाकर किसी अनजान व्यक्ति के गोद में रख दीजिए, तब भी वो क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो ये जो 3 माह की अवस्था में प्रारंभिक जो आता है वो आता है प्रसन्नता, उदासी और घृणा। कैसे पहचानेंगे, जब वो मुस्कुराएगा तो प्रसन्नता, उदासी में वो रोएगा, घृणा में वो और ज़्यादा चिल्ला के रोएगा। तो ये इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, कि छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन, छात्रों को दंडित करना चाहिए, पालकों को लाने के लिए भेजना चाहिए, पालक मतलब पेरेंट्स, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना चाहिए, या उन्हें कड़ी चेतावनी देनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के तौर पर जो है आपको शाला में, आपके जो स्कूल में आपको इसका पालन हमेशा करते रहना है, और वो है अनुशासन, कि आपको अनुशासन जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। कठिन नहीं, जिसको सिर्फ कठिन, इतना भी कठोर नहीं रखना है कि उसे पालन न किया जा सके, ऐसा अनुशासन जो कि क्या हो, आसानी से पालन किया जा सके। अब आती है बात यहाँ पर कि आप एक शिक्षक के रूप में अगर ऐसी परिस्थिति आई तो अब आप क्या करेंगे। तो अब आप क्या करना है कि आप जो है उन छात्रों को थोड़ा सोचिए, दंडित करेंगे तो वो जो क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा ढीठ हो जाएंगे। ढीठ हो जाएंगे मतलब फिर वो उनको आप और नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके मन में मानसिकता ये बैठ जाएगी कि भाई हम जो करना चाहें करें, हमको टीचर क्या करता है, बस दंडित बस कर देता है और कुछ नहीं। पालकों को लाने के लिए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही सेम कहानी आ जाएगी कि पालक आएंगे, वो उन्हें डांटेंगे तो उन्हें फिर वही बातें आ जाएगी, मतलब वही आएगा कि बस हमें डांट देते हैं, मार देते हैं बस। तो बच्चे का जो है स्वभाव नहीं बदलेगा उसमें। कड़ी चेतावनी देना तो ये भी जो है एक सही तरीका नहीं है। इसका बहुत ही सही और सटीक आंसर क्या है, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर क्या देना, परामर्श देना। सबसे पहले एक जो मैंने बताया, अनुशासन आपके विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके का कोई चीज़ हो रहा है तो आप क्या करें, उन छात्रों को बुलाएं, पर्सनली उनसे बात करें, उनको परामर्श करें कि भाई क्या दिक्कत है, और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें और सॉल्व भी करें। तो ये आपको प्रश्न 18 ध्यान रखना है। इसके बाद है प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कहता है कि शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें एक नहीं है। तो देखिए, किशोर, जैसा कि हम शुरू में भी बात कर चुके हैं, किशोर अवस्था जो होती है बहुत ही परिवर्तन वाली अवस्था है, मतलब हम उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो उस समय जो है बहुत सारा क्या होता है, उनको समस्याएं होती हैं। समस्याओं का जो दौर कहा जाता है, समस्याओं का काल जो कहा जाता है, वो किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। तो उस समय क्या होता है, देखिए क्या क्या होता है। देखिए, पैतृक अंतर्द्वंद, पैतृक अंतर्द्वंद मतलब हमारे जो अपने माता पिता की बातों को वो समझ नहीं पाता, उनमें क्या होता है, अंतर्द्वंद चलते रहता है। मिजाज परिवर्तन तो आप समझ ही रहे हैं कि उनका जो क्या होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, कभी वो गुस्सा हो जाते हैं, कभी वो जो है जोखिम लेने लग जाते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो इस टाइप के। और उसके बाद है कि आत्मीयता का भय, उनमें जो है आत्मीयता का जो ना भय नहीं होता, ठीक है। और जोखिम लेना तो हमने देखा ही है शुरू में
इसका जो सही आंसर जो होगा कि क्या इसमें कौन से उनमें से एक नहीं है, तो उसका जो होगा वो है ऑप्शन सी, कि उनमें क्या नहीं होता, कौन समझते, आत्मीयता का भय नहीं होता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है वायगुस्ती के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है। तो स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन दिया है कि ऐसे कार्य की श्रृंखला जो बहुत कठिन हो, सहायता के स्तर को बदलना, या सी अधिक निपुण साथियों को एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, या लास्ट है बच्चों के ZDP को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो देखिए जो स्कैफोल्डिंग क्या होती है, तो वायगोत्स्की ने एक बताया, ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने ही ये कहा। तो इस कॉन्सेप्ट में ये कहता, मतलब इन्होंने बताया इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि किसी बच्चे को अगर उनसे अधिक निपुण यानी स्किल्ड पर्सन के साथ अटैच कर दिया जाए, मतलब उनके साथ उन्हें जोड़ दिया जाए, और वो जो स्किल्ड पर्सन है उन्हें अगर कोई चीज़ को वो सिखाए, तो वो बच्चा जो है बहुत ही आसानी से क्या करता है, उस चीज़ों को सीख पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसका कोई बड़ा भाई या कोई उसके क्लास का ही कोई दोस्त जो उस टॉपिक को अच्छे से समझता है, और अगर वो उसे उस बच्चे को समझाए, तो वो जो बच्चा है उस चीज़ को अच्छे से सीख पाता है। तो इससे होता क्या है कि जो सामान्य बच्चा होता है, सामान्य बच्चों का जो स्तर है वो जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, इस बराबर आ जाता है। तो इस बराबर जब आता है, इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब अनुभवी व्यक्ति को जो बच्चे के साथ अटैच करना और उनके जो स्तर है उसको क्या करना, बढ़ाना या उन्हें शिक्षित करना। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। ठीक है, ये हम लोगों ने अपने आप लोगों ने भी किया होगा कि आपको कोई मान लीजिए टीचर समझाते हैं तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन वही आपका कोई दोस्त आपको बैठा के सिखा दे, जिसको समझ में आया हुआ है, वो दोस्त की बात कर रहा हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाती है। तो वही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग। इस बात का ध्यान रखना। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। तो देखो, अभिवृद्धि को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रोथ, और जो ग्रोथ का जो संबंध होता है, ग्रोथ का संबंध जो है सिर्फ और सिर्फ जो होता है शारीरिक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, शारीरिक। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है, कि किस अवस्था में, इस दिए गए अवस्था में जब जो है सबसे ज़्यादा शब्दों को बच्चा दोहराता है। तो देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो प्रौढ़ावस्था में क्या जो व्यक्ति होता है दोहराता है क्या शब्दों को, तो नहीं दोहराता। किशोरावस्था में नहीं दोहराता। बाल्यावस्था, इसका मतलब जो है, कहने का मतलब हुआ कि 4 से लगभग 10 साल के बीच की जो अवस्था है, मैं पूरा बात कर रहा हूँ, पूर्व की भी और जो है आपका उत्तर सबको मिला दिया मैंने, 4 से लगभग 12 साल के बीच, उसमें भी नहीं होता। शैशवावस्था, इसका मतलब 0 से लेकर 2 साल की उम्र, इस काल में क्या होता है आप देखिएगा। शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो वो हर चीज़ को क्या दोहराने की कोशिश करता है। ठीक है, आप उसे किसी चीज़ को सिखा दे तो बार बार क्या करता है, वो उस चीज़ को दोहराता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप उसे वो शब्द सीख गया पापा, तो वो बार बार पापा पापा बोलने लग जाता, पापा पापा ये बोलता है। तो कब वो बोलता है, शैशवावस्था में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, और ये क्या दिया हुआ है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला के किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन है कक्षा पहली, शाला की प्रथम कक्षा, शाला की समस्त कक्षा, या कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2009 में आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये अधिनियम क्या कहता है, तो ये जो बच्चे को क्या देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। कैसे अधिकार देता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन प्राइवेट स्कूल्स में
25% जो सीट होगी वो सीट जो है उन वंचित यानी कि जो गरीब तबका या फिर जो उस स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते उन तबकों के बच्चों को क्या दिया जाए, उन्हें दिया जाए। 25% सीट की बात कर रहे हैं। और किस में प्रवेश करवाना है उनको, तो कोई भी क्लास में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस साल की प्रथम कक्षा में, उस स्कूल में जो पहली कक्षा जो होगी, फर्स्ट कक्षा, उसमें उनको प्रवेश करने के लिए क्या दिया जाएगा, मतलब अनुमति दिया जाएगा या फिर उसमें प्रवेश दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न और वो है 24। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है आनुवांशिकी की, पालन की, आनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, या फिर आनुवांशिकी तथा पालन के अंतःक्रिया की। तो आप इस बात को समझिए कि प्रकृतिवाद जो है वो किसने दिया था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये दिया था रूसो ने, ठीक है, ये शब्द मतलब इनका नाम याद रखिएगा, रूसो। रूसो ने जो है प्रकृतिवाद की बात की थी। और ये जो प्रकृतिवाद के अनुसार रूसो ने बताया कि जो बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास जो है मुख्य तौर पर पोषण, या इसे ही हम कहा जाता है पालन पर निर्भर करता है। इसी की सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है किसी भी बालक के विकास की, तो उन्होंने किस पे फोकस किया, पोषण, या इसे ही कहा जाता है पालन। पालन पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस बात को ध्यान रखिए, प्रकृतिवाद के अनुसार विकास की प्रमुख भूमिका, विकास में प्रमुख भूमिका पालन की। अगर ये पूछा जाए कि प्रकृतिवाद किसने दिया है, तो रूसो ने, ठीक है। रूसो के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका तो पालन की या फिर पोषण की, दोनों ऑप्शन, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद जो हम देखते हैं प्रश्न कि आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि आत्मसातन जो होता है वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का निर्माण करना है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। आत्मसातन जो है समंजन के बिना नहीं हो सकता, या समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए आत्मसातन और समंजन, या इसी को समायोजन भी बोलते हैं, समझिए क्या होता है। आत्मसातन यानी क्या होता है कि आत्मसातन मतलब होता है कि आप जो पहले से किसी चीज़ को जानते हो, आप किसी चीज़ को पहले से जानते हो और उसी से रिलेट करके आप नए चीज़ों को जोड़ रहे हो, मतलब उसी से रिलेट करके नए चीज़ों को सीख रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गाय को आप देखे हुए हो, गाय को जानते हो कि गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, और आप जो है पूरी की पूरी उसकी विशेषता को जानते हो। अब जैसे ही मैं आपको बोल दिया भैंस, तो आपने जैसे ही आपने भैंस को देखा तो आपने किससे को रिलेट कर लिया, आपने रिलेट किया गाय से, कि गाय भी ऐसे ही होती है 4 पैर वाली, तो भैंस भी 4 पैर वाली। तो आप जो है उससे ईजिली क्या होते हैं, सीख जाते हो, ठीक है। तो ये जो ध्यान देना, आत्मसातन में क्या किया, आप जो पहले से जान रहे हो, यानी आपके अंदर जो पूर्व में जो ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग आप नए ज्ञान को क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो या प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। अब समंजन या समायोजन क्या होता है इसमें, तो इसमें जो होता है ना, पूरा नया स्ट्रक्चर आप खड़ा करते हो, मतलब नए तरीके से। आप जितना जान रहे हो ठीक है, आप जितना आपको नॉलेज है, जितना आपको उसके प्रति पूर्व ज्ञान है वो ठीक है, लेकिन आप नए तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हो, नया ढांचा बना रहे हो, सीखने का नया ढांचा तैयार कर रहे हो, तो वो होता है समंजन या समायोजन। जैसे इस अब जो मैंने अभी आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था कि गाय को आप जानते हो, तो गाय आपका वर्तमान ढांचा, उसके अकॉर्डिंग आपने भैंस को समझा, जबकि समंजन नए ढांचे का क्या है, सृजन है ना, पूरा नए तरीके से क्या है आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक है। देखिए, समस्या अगर किसी को होता है तो क्यों उसको हम पता करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए,
सर्वे, तो आप छोटे सर्वे कहने का मतलब क्या होता है? सर्वे में आप जो सामने वाले से पूछते हो, चंद सवाल करते हो, उसके सही जवाब जो भी दे वो उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक क्या करते हो, अवधारणा बनाते हो कि ये व्यक्ति उस उनके दिए गए आंसर के अकॉर्डिंग ऐसा है या वैसा है। ठीक है। व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन मतलब आप उससे जो व्यक्तिगत रूप से आप उससे समझते हो, उससे पूछते हो, उससे कुछ कार्य करवाते हो, ये चीज़। मनोविश्लेषण, तो बच्चों का कहाँ से मनोविश्लेषण करेंगे? ठीक है, सबसे सही तरीका जो अगर होता है, शिशुओं छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं ना हम लोग, अगर सबसे सही तरीका जो होता है वो होता है अवलोकन। क्योंकि आप उनको बस क्या करो, देखो, आप उनको बैठ के देखो। ठीक है, सबसे सही है आप उन्हें अवलोकन करो, ना टोको ना रोको, कुछ मत करो, बस उनका अवलोकन करो। वहाँ से आप उनके अच्छी चीज़ें, मतलब वहाँ से आप जो है उनको अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद है अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझिए। संज्ञानात्मक अधिगम कहने का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा खुद से क्या करे, सीखने की कोशिश करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई समस्या है, तो बच्चा जो है खुद से उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करे, खुद से। आप उसको बोलो मत, कुछ मत बोलो, वो खुद से उठेगा, उस समस्या को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग वो जो आंसर्स तैयार करेगा, मतलब कि कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो खुद वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो वो क्या होता है, संज्ञानात्मक अधिगम में आता है। नैमित्तिक अनुबंधन में क्या होता है? नैमित्तिक अनुबंधन में वो खुद से वो विचार नहीं ला पाता, उसको क्या करना पड़ता है, बाहर से उसे क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब उसको आप सकारात्मक तरीके से भी बोल सकते हो, नकारात्मक तरीके से भी बोल सकते हो। ठीक है, एक जो बच्चा होता है, अगर आप उसे बाहर से आप उसे प्रेरित करें, ठीक है, तो प्रेरित जब आप करेंगे तो वो जो क्रिया, मतलब वो जो सिखाने का तरीका है वो होता है नैमित्तिक अनुबंधन। उसमें आप पुनर्बलन भी कर सकते हैं। पुनर्बलन मतलब अगर वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो आप उसे ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो पुनर्बलन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक अधिगम में बच्चा खुद से सोचता है, खुद से कार्य करता है, उसमें बाहर से उन्हें पुनर्बलन या बाहर से उन्हें प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नैमित्तिक अनुबंधन में बाहर से प्रेरित करने की जरूरत होती है। अब वो चाहे आप निगेटिव में करें या पॉजिटिव में करें, वो आपके ऊपर है। पुनर्बलन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इसका सटीक आंसर जो अगर हम देखें तो क्या होगा कि यहाँ पर हम देखें तो ये आएगा कि संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि नैमित्तिक अनुबंधन में प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो ये है इसका सही आंसर। इसके बाद है प्रश्न अगला, और ये प्रश्न क्या है, देखिएगा, बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण पर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता है? तो ऑप्शन दिए कि यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती है, यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल को गुस्सा आ जाता है, यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता है, या यदि बच्चों ने पहले कभी बोबो गुड़िया नहीं देखी होती है। तो आखिर ये है क्या भाई बोबो गुड़िया? तो देखो, बोबो गुड़िया जो है एक मॉडल है। ये इसका जो बनाया गया था, इस मॉडल को वो इसलिए बनाया गया था कि बच्चों की आक्रामकता या फिर उनके जो गुस्सा है उसकी प्रवृत्ति को समझा जाए। तो इसको समझने के लिए जो है बोबो गुड़िया जो है, बोबो गुड़िया का जो परीक्षण किया गया था। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हम लोग किसकी बात करें, आक्रामकता और गुस्से की बात करें, उसका हम लोग जांच करते थे। इसलिए सही आंसर होगा यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल को क्या आता है, गुस्सा हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान रखना। इसके बाद है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न अगर हम देखें तो ये दिया गया है कि यह धारणा है कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। कौन करते हैं? तो सभी किशोर करते हैं, कुछ किशोर करते हैं। असत्य, अधिकांश शोध के अनुसार ये गलत बात है। असत्य यानी गलत है, क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेगीय
थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इनका नाम याद रखना, स्टैनली हॉल, ठीक है, इनका नाम याद रखना। इन्होंने ही कहा था कि किशोर जो काल होता है वो तूफान व तनाव की अवधि होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि किनके वाक्य हैं, और इन्होंने सभी के लिए कहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सभी किशोरों के लिए ये क्या है? सत्य है, ठीक है। अब देखते हैं इस पेपर का सबसे लास्ट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक। क्या दिया हुआ है? कल्पना करें। क्या कल्पना करें? कल्पना करें कि आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो क्या होता है? लार बहाता है। और यदि आप इसके व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत के अनुसार आप क्या करना चाहते हैं, आप जो है उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से आप कुछ देंगे, या फिर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी कुछ नहीं देंगे या भोजन नहीं देंगे, बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो देखिए इस टाइप का जो व्यवहार होता है ये क्या होता है? तो ये पावलोव, ठीक है, पावलोव या पावलोव भी बोलते हैं। तो ये इनके सिद्धांत, इनके अधिगम के सिद्धांत के अनुसार है कि क्या होता है कि परस्पर वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। आप परस्पर वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करके किसी भी चीज़ को बच्चों को सिखा सकते हैं। तो अगर आप ये क्या सिखाना चाहते हैं? आप कुत्ते को ये सिखाना चाहते हैं कि जब भी आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को आप खोलें तो वो कुत्ता जो क्या हो, लार ना टपकाए। तो आप क्या करें, उनका देखो उसका क्या हुआ है कि उसका उस फ्रिज के दरवाजे से संबंध बन गया है कि भाई जब भी फ्रिज खोलता है तो उसको ये लगता है कि आप जो उसको कुछ देने वाले हो, इसलिए वो जो लार टपकाता है। लेकिन अगर आप क्या करो, उसको चेंज करना चाहते हो तो क्या करो, रेफ्रिजरेटर का गेट खोलो, उसको देखने दो, वापस से बंद कर दो। तो ऐसे ही अगर आप जो है कई बार 5 से 6 बार 10 बार 20 बार अगर आप ये दोहरा देते हैं तो वो कुत्ते का जो लार टपकाना है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि भाई ये जो फ्रिज का दरवाज़ा खुल तो रहा है लेकिन ये मेरे लिए, मतलब उसके लिए नहीं खुल रहा है, ये किसी और काम के लिए खुल रहा है, इसलिए वो लार टपकाना बंद कर देगा। ये सिद्धांत ये अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपके लगभग 30 अलग अलग टॉपिक यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, जो कि आपके शिक्षक भर्ती और साथ साथ सीजी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए, ऐसे ही सही तरीके से अगर आपको तैयारी करना है, एक सही स्ट्रक्चर में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, और अगर आप एक सही पोस्ट पाना चाहते हो तो हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसे डाउनलोड कर लीजिए, वेदास इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन उसे डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को अब फॉलो भी करते रहिए, क्योंकि हम जो है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और कोर्सेज हम जो लगातार ला रहे हैं, जिससे कि आप अगर मिस कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसान होगा। तो इसे फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।